आदाब सलाम। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का चुनावी सफ़र जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ विधानसभा में। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का मुद्दा क्या होगा। यहाँ जब लोग वोट करने के लिए जाएंगे तो लोगों के जहन में ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसको लेकर के वोट करेंगे। क्या यहाँ पर जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर काम आएगा या लोग यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वोट करेंगे क्यों। और दूसरी चीज़ें ये देखने में आ रहा है कि जिस तरह से वेस्टर्न यूपी का जब चुनाव चल रहा था पहले और दूसरे चरण का, वहाँ पर शिमला कश्मीर बनाने की बात चल रही थी। वहाँ पर 80% वर्सेस 20% का मुद्दा उछाला गया था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ भी माहौल को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम बयान देखते हैं जो डुमरियागंज के विधायक हैं रोगेंद्र का, कि वहाँ पर बयान उनका आता है कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे वो जयचंद के औलाद हैं या उनका डीएनए ख़राब है, उनका डीएनए टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जब यहाँ पर वोट करने के लिए जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा और क्या इन सारे मुद्दों की वजह से, इन सारे बयानों की वजह से हिंदू और मुस्लिम वोटों के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट होगा या लोग आपस में बढ़ते हुए नजर आएंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे मेहमानों का मैं आप लोगों से परिचय करा दूं। हमारे दाहिने हाथ में हैं जनाब अब्दुल मोइज साहब और दूसरे हाथ में है जनाब निज़ाम अहमद। ये दोनों सिद्धार्थ नगर के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। इसलिए हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या माहौल है। सबसे पहले तो आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में स्वागत है। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जारी है, यहाँ सिद्धार्थ नगर का क्या माहौल है, ख़ासतौर से शोहरतगढ़ का। माहौल तो यहाँ वही है जो तमाम यूपी में इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा हावी है यहाँ पे रहने वाले अक्सरियत लोग किसान हैं या मज़दूर तबका है, इनके यहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई असल मुद्दा है। उसके बाद अपने यहाँ भी जितने बच्चे हैं युवा, वो पढ़ने लिखने के बाद भी उनके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई रोज़गार। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब से योगी सरकार आई है, मेरे हिसाब से किसी भी आदमी पे या जिसको बाहुबली आप कह सकते हैं, उन पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। जो ताकतवर है, लेकिन ये तो आप योगी सरकार का जो बयान है, हर जगह उनका नारा आता है कि हमने बाहुबली मुक्त प्रदेश कर दिया है, तो ये आप इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। हाँ, वो बयान हो सकता है या कागज़ों में ये सब बातें सही हो सकती हैं, असलियत से इनका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ बाहुबलियों के ऊपर इन्होंने अपने हिसाब से जो कदगन लगाया है, जो रोक लगाई है, उनमें कुछ ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जैसे ख़ास समुदाय के लोग जैसे अतीक अहमद साहब हैं या मुख्तार अंसारी साहब हैं या अभी हमारे रामपुर के एमपी और सांसद आज़म खान साहब हैं, इन लोगों के ऊपर तो बहरहाल कार्रवाई हुई है। लेकिन धनंजय सिंह हैं जो इनके बहुत खास, विनय दुबे पर को भी नहीं, विनय दुबे से मुझे कोई लगाव तो नहीं है, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि एक खास समुदाय को टारगेट किया गया। विनय दुबे ने एक ऐसा काम किया था जो तमाम लोगों के सामने है। 8 पुलिस वालों की हत्या, तो वो बहरहाल एकदम क्लियर था कि उन्होंने किया है और ये काम बहरहाल मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन खुशी दुबे जो उनकी वाइफ थी, 3 दिन की बेवा समझिए आप उसको, और उसको इन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है। ये कहाँ से, कौन से उसमें इंसाफ हो रहा है? आप खुद बताइए, उसमें उसकी क्या गलती थी जो 3 दिन पहले अपने मैके से अपने ससुराल आई हो? 3 दिन में वो क्या समझ सकती है, उसको क्या पता है? उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हमारा एरिया बहुत इंटीरियर है। कभी आप जैसे लोग आ गए तो कुछ बातें हो जाती हैं। बाकी हमने तो ये नहीं देखा कि किसी के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई की है, किसी गुंडे को इन्होंने अरेस्ट किया हो या इस तरह से कोई बात हुई हो। यहाँ हमेशा वही रहा है। अभी हमारे डुमरियागंज के राघवेंद्र प्रताप सिंह एक हैं जो यहाँ से इसके पहले एमएलए रहे हैं और अब फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि अगर अब की हम जीत गए तो अब की ये टोपी नज़र नहीं आएगी, ये दाढ़ी नज़र नहीं आएगी, ये ऐसा कर देंगे, ये लोग जय श्री राम बोलते फिरेंगे। तो ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? एक आम आदमी गुंडागर्दी करे तो वो गुंडा, और एक सरकारी एमएलए जो हो और जो इस तरह से किसी पावरफुल पोस्ट पे हो, क्या वो इस तरह से ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करे तो वो गुंडे के श्रेणी में नहीं आता है? क्या कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर?
जी, तो ये सीधे तौर से कहना है कि जो योगी सरकार है वो एक ख़ास समुदाय को टारगेट करते हुए गुंडागर्दी का जो पूरा षड्यंत्र रच रही है कि गुंडागर्दी हमने ख़त्म कर दिया, गुंडे जो हैं जेलों में हैं, तो ये ख़ास समुदाय के लिए है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो ख़ास तौर से शोहरतगढ़ के अंदर ये जातीय फैक्टर कितना असर करेगा? क्या लोग जाति को देख करके वोट करेंगे या यहाँ पर डेवलपमेंट का भी कुछ असर दिखेगा? मैं निज़ाम अहमद, सभासद नगर पंचायत बढ़नी से हूँ। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, 4 बार से मैं सभासद हूँ। देखिए, यहाँ हमारे क्षेत्र का जो मुख्य मुद्दा है वो दवाई है, पढ़ाई है और कमाई है। यहाँ बहुत दूर दूर के जो भी सुदूर क्षेत्र के जो है लोग दवा कराने के लिए कभी लखनऊ जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी गोरखपुर जाते हैं। अभी यहाँ पर एम्स बना, लेकिन अभी सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ के लोगों के लिए दवाई है। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया जाता है। डीएलएड का कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है। सबको जाना पड़ता है बाहर ही, कभी दिल्ली पढ़ने जाना पड़ता है, कभी अलीगढ़ पढ़ने जाना पड़ता है, कभी अन्य जगहों पर जहाँ उसकी सुविधा होती है। जो एमबीबीएस की कोचिंग होती है उसके लिए भी बाहर लखनऊ जाना पड़ता है, अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। दूसरा जो मुद्दा है पढ़ाई है, और तीसरा यह है कि कमाई मुद्दा है। यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो हैदराबाद जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, सऊदी जाते हैं। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई उद्योग धंधा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद, 72, 73, 74 साल जो भी गुजरा हो, इतने सालों के बाद यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है, ना ही कोई रोज़गार का साधन है। अभी तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से जो गांव के लोग हैं, अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये लोग दिल्ली बॉम्बे जा कर के यहाँ से पलायन करके जाते हैं और वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से ला करके अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो यही 3 चीज़ पर निर्भर है, दवाई, पढ़ाई और कमाई पर। यहाँ जातीय समीकरण काम करता है, ऐसा माहौल बना दिया गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो विस्फोट होता है वो आखिर साइकिल पर ही क्यों होता है। इसके मतलब कि साइकिल के लोग जो है इन जो विस्फोट करने वाले हैं उनसे जुड़े होते हैं। आप प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा, आप पद पर हो लेकिन उसकी गरिमा का आप ध्यान नहीं देते हो। कोई भी हो, कोई टेररिस्ट किसी मजहब और धर्म का नहीं होता है। वो कभी कार का भी इस्तेमाल कर सकता है, कभी गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है, कभी साइकिल का, कभी मोटरसाइकिल का, लेकिन आपने सीधे जोड़ दिया। इसके मतलब कि आप की हताशा ठीक सामने आ रही है। 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे चल रही है। आप पूर्वांचल में इस तरह से दहशत पैदा करना चाहते हो कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पर लोगों का जनजीवन जो है शांतमय नहीं है। इसलिए आप जो है आतंकवाद की बात करते हो, आप साइकिल की बात करते हो कि साइकिल पर बम रखा जाता है। ये भाजपा और भाजपा के बड़े नेताओं का और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी के हताशा का मुख्य कारण है। वो जान रहे हैं कि मैं चुनाव में उत्तर प्रदेश मेरे हाथ से जा रहा है, इसलिए इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। मैं ऐसे स्टेटमेंट की भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। ऐसा स्टेटमेंट एक समझे हुए व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति और पद पर रहने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ पर किसान आंदोलन जो हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर 14 महीने तक, क्या इसका असर यहाँ पर पूर्वांचल के अंदर दिखेगा? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जो आवारा पशुएं घूमती फिर रही हैं, तो इससे किसान जब वोट करने के लिए जाएगा तो क्या उनके जहन में ये चीज़ें होंगी? और एक और चीज़ किसानों से मुद्दे से साथ जुड़ी हुई है, वो ये कि किसान जब अपनी फसल को बेचने के लिए जाता है तो उसका रेट क्या होता है? क्या उसे एमएसपी मिलती है? देखिए, आपने 2-3 सवाल किए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो किसानों का आंदोलन रहा है उसका असर यहाँ उतना हो या ना हो, लेकिन ये जो आवारा पशु या आवारा जानवर जो रात रात के भर यहाँ के किसान घर छोड़ के खेतों में रहते हैं। आप जाके थोड़ा एरिया में देखिए, यहाँ तो खेत नहीं है लेकिन यहीं करीब में जाइए, पूरी रात बेचारे अपना खेत रखवाली करने के लिए पूरी रात अपने घर से बाहर रहते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी ये कि उसका असर तो बहरहाल पूरे हिंदुस्तान पे पड़ा है, तो यहाँ क्यों नहीं पड़ेगा? कम ज़्यादा हो सकता है, असर तो बहरहाल किसान आंदोलन का भी पड़ा है। और तीसरी चीज़ आपने एक सवाल क्या किया है कि एमएसपी। देखिए, रेट यहाँ पे जब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट इदारे को जब हम नहीं देते हैं, जैसे कि जो मरकज़ हैं ख़रीद के मरकज़, वो हमेशा बंद ही पड़े रहते हैं।
और वहाँ पे सिर्फ उन्हीं किसानों का गल्ला तोला जाता है कि जो पावर में होते हैं या जिनके पास सोर्स होते हैं। हम जैसे लोगों का गल्ला कभी वहाँ पे ख़रीदा ही नहीं जाता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, नहीं खरीदा जाता। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी से भी इस बात को पता कर लीजिए कि नहीं खरीदा जाता है। और बनिए जो यहाँ के हैं, यानी ये जो छोटे छोटे बिचौलिए, ये हमारा गल्ला अपने मनमानी रेट पे खरीदते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से उसको बेचते हैं। तो ये हम किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ख़ासकर आजकल जो मुद्दा सबसे ज़्यादा उसमें है वो है ये आवारा जानवर। एक एक ग्रुप में 20-20 जानवर। अब बताइए कि जिस खेत में घुसेंगे क्या हाल करेंगे। आप 5 किलो पर हाउस वो दे रहे हैं, यानी गल्ला, या ये आप यूँ कह लीजिए कि पर यूनिट। तो एक, अब हमारे घर में 2 यूनिट है, हमारे 5 हैं, उसमें से भी 3 को काट दिया है। 2 यूनिट का अगर मुझे 10 किलो मिल रहा है तो मैं तो लेने भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो गल्ला ले भी नहीं रहा हूँ। और मेरे समझ से वो गल्ला लेना हम लोगों के लिए जायज़ भी नहीं है, क्योंकि मैं उसको भीख समझता हूँ, बड़े आदमी की भीख। और अगर वो भीख नहीं है तो पहले मुझे क्यों नहीं दिए? आज इलेक्शन का दिन आया तो मुझे भीख दिया जा रहा है, या ज़कात दे रहे हैं, रमज़ान आ गया है तो भाई मैं उसको लेता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 5 किलो से इन तमाम फसलों की भरपाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखने में आती है कि जहाँ भी हम जब ग्राउंड पे घूमते हैं तो लोग इस 5 किलो जो भी अनाज दिया जा रहा है, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, इसका असर काफ़ी दिख रहा है। लोग कह रहे हैं हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे कि मोदी सरकार या योगी सरकार हमें फ्री में दे रही है, श्रम कार्ड के थ्रू हमें 1000 दे रही है। उसमें एक बहुत बड़ा मसला भी है। ये 5 किलो अनाज उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनको 50 ग्राम खरीदने की औकात नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, कुछ करना नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं करना चाहता हूँ, मैं अपाहिज नहीं हूँ, मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। मुझे 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे काम दीजिए ना। आप 5 किलो देते हैं, मैं 50 किलो कमाना चाहता हूँ। 50 किलो से कम मेरे घर में नहीं लगता है, और 5 किलो से मेरा घर नहीं चल सकता है। ये सरकार तो कह रही है कि हमने नौजवान, योगी सरकार जगह जगह होर्डिंग लगा रखी है कि हमने उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख नौकरियां बांटी है। 4.5 लाख नौकरियां जी, तो कागजों में तो बटा है भाई। मैं कह तो रहा हूँ कि कागजों में सब कुछ है। कागजों में उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां बांट दी हैं। कागजों में तमाम औरतें सेफ हो गई हैं। अभी बहुत सारे कांड ऐसे हैं, इन्हीं के विधायकों के थ्रू ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि जो सुन के आदमी शर्मसार हो जाए। तो उनके कागज़ में कहने से क्या होता है? बड़ी बड़े स्टेटमेंट जब शुरू में आई थी गवर्नमेंट बीजेपी की, उसके पहले जो इनके बयान आ रहे थे, 15 लाख रुपए आ रहे थे, सबका साथ सबका विकास आ रहा था। अभी नमाज पढ़ने के लिए 10 जगह पे मुसलमानों को रोका गया। अभी हिजाब का मामला कर्नाटक में इसी को इलेक्शन को लेके उठा दिए। और क्या 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 आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा निगाह रखते हैं, तो आप लोग हमसे सवाल क्या कर रहे हैं जब सारी बातें आपको खुद पता हैं? क्या लगता है इस एरिया में, पूर्वांचल के एरिया में जो कर्नाटक से इशू उठा है हिजाब का, इधर कुछ असर दिखेगा उसका? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा? देखिए, हिजाब का यहाँ पर कोई मसला नहीं है। हम जो मुस्लिम औरतें हैं वो हिजाब पहनती हैं, जो हिंदू की औरतें हैं वो घूंघट यहाँ लगा, मतलब घूंघट करती हैं। तो सरकार को क्या सिर्फ दिक्कत हिजाब से? नहीं, ये सरकार की अलग सी सोच है, उन लोगों की अलग सी मानसिकता है। लेकिन यहाँ का आम हिंदू और मुसलमान ना घूंघट ना हिजाब, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू औरतें यहाँ पर घूंघट लगाती हैं और जो मुस्लिम औरतें हैं वो हिजाब पहनती हैं। यहाँ कोई इस तरह से कोई मामला नहीं है। तो ये हिजाब का मुद्दा आखिर उठाया क्यों गया है? क्या इन्हें हिजाब से दिक्कत है, या फिर अगर देखें तो कर्नाटका के अंदर अगर देखते हैं तो मुस्लिम औरतों की जो लिटरेसी रेट है वो लगातार बढ़ रही है, तो क्या इन्हें एजुकेशन से दूर रखने का कुछ? देखें सर, ऐसा है कि ना उनको एजुकेशन से दूर रखना है। एजुकेशन तो किसी को नहीं मिल रहा है, क्या मुझे क्या उनको। जो मोदी भक्त हैं वो भी एजुकेशन से दूर हैं और हम तो खैर दूर ही हैं। हिजाब का मामला आप ये देख लीजिएगा कि इन 5 राज्यों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन को ख़त्म हो जाने दीजिए, हिजाब का मामला अपने आप सिमट जाएगा। क्योंकि ये एक सियासी मसला बना के इन्होंने उठाया है कि हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा। जैसे अब इनके पास कोई इशू रहने गया, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, एक भी मुसलमान गया? आपको पता है कोई मुसलमान गया था रोकने? हिजाब तो हमारा धार्मिक मामला है भाई, उसमें इंटरेस्ट का क्या मामला है। लेकिन जैसे देहात में हमारे यहाँ एक कहावत है कि शैतान जान नहीं लेते है, हलिकान करते हैं, वही ये कर रहे हैं। हिजाब ये कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जिसको हिजाब लगाना है लगाएगा, और जो नहीं लगाता है वो हमारे उसमें धर्म में भी नहीं लगाते हैं, बेपर्दा घूमती हैं। तो हिजाब तो ऐसा कोई इशू था नहीं। और हिजाब
अभी आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि हिजाब है क्या। तो हिजाब को इन्होंने इतना इसलिए बढ़ा दिया है कि हिजाब का मतलब लोग समझें कि ये हिजाब मुसलमानों का, नहीं तो हिजाब किसी से कह दीजिए क्या समझिएगा हिजाब और खिताब में फ़र्क। उनको क्या पता हिजाब क्या होता है। ये तो खाली ये भुनाने के लिए इलेक्शन के ज़माने में, जैसे कभी इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था राम मंदिर, वो इशू ख़त्म हो गया। अब मथुरा और काशी का नाम ले रहे हैं बार बार। उसी तरीके से ये इसी बीच में एक प्रोपगंडा खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है, काशी कॉरिडोर का इशू उठाया गया। तो ये सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए है। इनको ये पता चल चुका है कि हम जा रहे हैं, हमारी विदाई तय, ठीक है। और मैं अपने शोहरतगढ़ की बात भी कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन में है ये यहाँ से समाजवादी का कैंडिडेट, समाजवादी नहीं बल्कि वो राजभर की वो क्या नाम है एसपी। हाँ, बहुत अच्छी पोजीशन में है। लड़ाई तो देखिए ऊपर वाला फैसला करेगा कौन हारेगा जो कौन जीतेगा, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि 60-70 और 30 का रेशियो है। यहाँ पर लड़ाई क्या गठबंधन के बीच में और किसके बीच में होगी? क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो जो विधायक थे अमर सिंह चौधरी, वो अपना दल से भाजपा से थे, वो छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी में चले गए हैं। सिटिंग विधायक हैं, एक तरफ वो हैं, दूसरे तरफ अपना दल है, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं। तो क्या यहाँ पर दो लोगों के बीच में लड़ाई या त्रिकोणीय लड़ाई है? मेरा ये कहना है कि लड़ाई है ही नहीं। यहाँ समाजवादी और जो राजभर जी का गठबंधन बना हुआ है, उनका ये कैंडिडेट है श्री प्रेम चंद निषाद जी, वो जीत रहे हैं चुनाव, उनसे किसी का मुकाबला नहीं है। और लोग मुकाबला समझे, वो प्रत्याशी अलग है, बाकी सब लोग उसके पीछे हैं। आप दोनों ने जैसे कि कहा कि यहाँ पर गठबंधन की तरफ लोग जाएंगे, तो मैं लेकिन एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि गठबंधन यानी कि अखिलेश जी जो हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो CA NRC के वक्त बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं, या अगर उनका बयान आए तो एक दो बयान कभी आ गया, लेकिन CA NRC के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। तो मुसलमान क्या उनकी तरफ जाते हुए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय अखिलेश यादव की बात है, जब भी NRC की बात आई, CAA की बात आई, उन्होंने विरोध किया, पार्टी ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में 30 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन अखिलेश सरकार का कोई बयान नहीं आया, वो अखिलेश यादव का उस वक्त। देखिए, उस वक्त जब गोली चलाई भाजपा के लोगों ने, भाजपा सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी का मैं भी एक सदस्य हूँ, मेरी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। और विरोध ही नहीं बल्कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं जिनके यहाँ गोलियाँ लगी, उनसे अपने जो वहाँ के विधायक थे समाजवादी के, उनके थ्रू अपना स्वयं भी मिलने का प्रयास किए और पूरी तरह से उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। अगर आप समाजवादी से जुड़े हैं तो एक और सवाल फिर मेरा होगा कि आखिर क्या अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि मुसलमान मेरी तरफ आएंगे अगर उनका कोई मुद्दा फिर भी हम नहीं उठाएंगे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमानों का नाम लेने से भी अखिलेश सरकार वैसे ही डरती है जिस तरह से भाजपा सिर्फ मुसलमान चिल्लाती है। देखिए, सरकार जो है, जो अखिलेश जी हैं, वो मुसलमानों का नाम लेने से नहीं घबराते हैं, ना डरते हैं, नाम भी लेते हैं। और आज तक जितना समाजवादी सरकार में मुसलमानों के हित की बात थी उन्होंने किया। आप देख रहे हैं कि माननीय आजम खां के अगुवाई में जौहर यूनिवर्सिटी बना, तमाम मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए बातें हुई, वो कभी डरे नहीं। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि अखिलेश यादव ही आजम खां को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। देखिए, सही बात तो यह है कि योगी जी नहीं आने देना चाहते हैं। हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उसके अगुवा माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना भी संघर्ष करना हुआ, जितना भी लड़ाई लड़ना हुआ, जितना भी कोर्ट कचहरी में मदद करनी हुई, उतना आजम खां जी का किया। और उसके साथ साथ उन्होंने आजम खां साहब के परिवार को टिकट भी दिया है और पूरी तरह से परिवार का नाता रिश्ता है आजम खां जी से। समाजवादी पार्टी और आजम खां जी से परिवार का नाता रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता है। क्या यहाँ पे दो मुख्यमंत्री हैं, एक हम लोगों के और एक नॉन मुस्लिम्स के? मुख्यमंत्री तो एक होता है किसी भी सूबे का, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री एक होता है। उसको किसी खास के साथ जोड़ देना ये तो बीजेपी का काम है। वो उनका काम करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ ये मुसलमानों का काम कर रहे हैं। मैं तो एज ए वोटर, एज ए पब्लिक यहाँ का एक आम सा आदमी हूँ, दुकान करता हूँ। क्या मेरा अखिलेश से रिश्ता है? अखिलेश कभी मेरे घर नहीं आया कि मुझे 100-200 रुपया दे दे। ये तो जो जिनके अंदर सांप्रदायिकता है, जो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करते हैं, जिनको इसी की राजनीति करती है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश मुसलमानों की भरपाई कर रहे हैं। मुसलमानों की भरपाई क्या हो रही है? अभी 5 किलो गल्ला मिल रहा है बीजेपी वालों की तरफ से, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है? मैं उनसे कहीं ज़्यादा खुश हूँ। नोटबंदी हुई मेरे साथ हुई,
काला धन ये जो 15-15 लाख रुपए आ रहे थे सबके खाते में आगे, हम लोगों के खाते में नहीं आए। कहीं ना कहीं से वही फायदा मैं भी ले रहा हूं, लेकिन वो कह के ले रहे हैं, अखिलेश ये कर नहीं रहे हैं। उन्हें बताइए कि क्या इनको 15 लाख मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं? क्या इन लोगों को 7 किलो मिलता है, मुझे 5 ही किलो मिलता है? एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश करूँगा आखिरी सवाल के तौर पे कि हैदराबाद से आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हर जगह वो जब रैली करते हैं अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का अपना एक कायद होना चाहिए। यादवों का एक कायद अखिलेश यादव है, या हिंदुओं का एक कायद के तौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मुसलमानों का भी एक कायद होना चाहिए चूँकि मुसलमानों को हर कोई नकार रहा है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी की ये मेहनत रंग लाएगी या मुसलमान इनकी इस बातों पर ध्यान देंगे? ऐसा है कि मुसलमान अब इतने बैकवर्ड नहीं रहे हैं जितने असदुद्दीन ओवैसी या उनके मानने वाले समझ रहे हैं। पहली बात। एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि क्या आप पहलवान हैं तो दारा सिंह से आप भी कुश्ती लड़ जाएंगे क्योंकि आपके पास भी 2 हाथ और 2 पैर हैं? अरे मेरे पास ताकत नहीं हो तो क़यादत की क्या बात है भाई? और सियासत हिंदू या मुस्लिम नहीं है, सियासत सिर्फ सियासत है। मेरे यहाँ कोई भी लड़े, मुझे अपना काम करवाना है, ना कि मुझे हिंदू और मुसलमान करना है। रहा सवाल सियासत में गंदगी का, तो ना हिंदू दूर करता है ना मुसलमान, तो वो मेरे लिए किसी तरह का नहीं है। लेकिन जो मेरा काम करे, जो मेरे काम आए, तो वो मुसलमानों क्या मस्जिद में नमाज़ पढ़ना है क्या, कि इमामत करानी है? किस चीज़ के लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी को वो कर दूंगा, या कोई मुसलमान नाम से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो मैं उसको वोट दूंगा? ये तो मेरे समझ से परे है। मैं सियासत को हिंदू और मुसलमान से परे देख रहा हूँ। सियासत सिर्फ सियासत है जो लोगों को भला करे। अब उसमें मेरा भी भला हो, मेरे सामने वाले राजेंद्र का और राधेश्याम का भी भला हो, और यही सोच सबकी होनी चाहिए एक्चुअल में। अब क्या हर आदमी की अपनी अपनी सोच है? कोई अखिलेश, कोई ये मौलाना कहता है, मौलवी साहब कहता है, अब्बा जान कहता है। अब्बा जान कहना, पिताजी कहना, डैडी कहना, पापा कहना, ये सब तो इनकी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं भाई कि ये लोग कितने ज़्यादा सांप्रदायिक लोग हैं। हम यहीं हमारे बगल में 10 ठो हमारे हिंदू भाई हम लोग रहते हैं, आपस में आराम से खाते पीते हैं, बस जैसे इलेक्शन का ज़माना आता है। आप असदुद्दीन ओवैसी को सांप्रदायिक? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, मैं 1% उनको कुछ नहीं समझता। सांप्रदायिक कह रहे हैं आप? मैं असदुद्दीन ओवैसी को सांप्रदायिक नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि जिसकी ऐसी मानसिकता हो वो सांप्रदायिक है। मुझे क्यों बांट रहे हो भाई हिंदू मुस्लिम में? यहाँ से पप्पू चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या वो मेरे दुश्मन हैं? और जमील सिद्दीकी लड़ रहे थे तो क्या मेरे वो दोस्त थे? जो काम करे वो मेरा वोट पाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुसलमान के नाम पे मैं सपोर्ट कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं भी अपना भला बुरा समझ रहा हूं। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं वोट बांटने के लिए। मैं ये सब तो नहीं कहता कि वो बीजेपी को जिताने आए हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में ये बात है कि वो जितना ही हाईलाइट होंगे, ये एक सेकुलर आदमी इलेक्शन लूज कर जाएगा। बिल्कुल, इस हिंदुस्तान की सियासत में हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, और यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वोट करने के लोग जाएंगे तो डेवलपमेंट मुद्दा होगा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हट करके लोग वोट करेंगे। और ये जो क़यादत की बात हो रही है, क़यादत बिल्कुल मुद्दा नहीं होगा, बल्कि उस शख्स को वोट करेंगे, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हिंदू मुसलमान से हट कर डेवलपमेंट की बात करेगी, जो मुसलमानों और हिंदू सारे लोगों के हक़ की बात करेगी। तो आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही। देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस।